जय हिंद। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी का, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो सेट अभी हम लोग देख रहे हैं, ये 1 मार्च 2021 में पूछा हुआ सभी सवाल हैं साथियों। इसमें हम सभी क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, केवल जो हार्ड और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। यहाँ पर सवाल देख रहे हैं, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन में शुरू किया गया था, कब? तो आपको पता होगा 1970 नहीं होगा, 1968 नहीं होगा, होगा तो 1969 ही होगा। लेकिन अब नवंबर 1969 या फिर अक्टूबर 1969? तो साथियों आपको पता होना चाहिए, भारत में जो पहला तापीय विद्युत केंद्र जो स्थापित किया गया था, परमाणु विद्युत केंद्र जो स्थापित किया गया था, वो किया गया था महाराष्ट्र के तारापुर में। और यही वो तारापुर है जिसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1969 में। इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1969। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में शुरू किया गया, कब से? तो अक्टूबर 1969 में। ठीक है। अब देखिए, हमारे भारत में यदि आप देखेंगे तो ये तो हो गया आपका कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में, तारापुर। अर्थात आप कहते हैं कि भारत का पहला आणविक केंद्र जो है वो है आपका तारापुर। लेकिन कहेगा बताइए, परमाणु रिएक्टर, भारत का पहला जो परमाणु रिएक्टर है उसका नाम है अप्सरा। अप्सरा, और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। वर्तमान में भारत में टोटल 23 परमाणु रिएक्टर हैं। कितने परमाणु रिएक्टर हैं? 23 परमाणु रिएक्टर। और पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। और वहीं पर पहला यदि हम लोग बात करेंगे, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में जो किया गया वो तारापुर में किया गया, महाराष्ट्र में। और वो डेट याद रखेगा, 28 अक्टूबर 1969। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भवन, यानी कि जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती है, में योगदान नहीं करता है? मतलब कि कोई पुराना है उससे नया जाति उद्भव होगा, इसके लिए कौन सा योगदान नहीं करता है? ऑप्शन है अपसारी विकास, आनुवंशिक प्रवाह, विभिन्नता, भौगोलिक पार्थक्य। याद रखेंगे साथियों, आनुवंशिक प्रवाह ये तो मायने रखता ही है, विभिन्नता ये भी रखता है, भौगोलिक पार्थक्य अर्थात भौगोलिक स्थिति बदलता है तो नई जाति, नए जीवों का उत्पन्न तो होता ही है। इसमें आंसर हो जाएगा अपसारी विकास। अर्थात आप कहेंगे ये अपसारी विकास जो है, मौजूदा जातियों से नई जातियों के विकास में किसी भी तरह का इसका योगदान नहीं होता है। नेक्स्ट, आप जानते होंगे ये इनपुट आउटपुट को लेकर के कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे आप कह सकते हैं माइक्रोफोन वो है इनपुट डिवाइस, वहीं पर कहेंगे लाउड स्पीकर वो है आउटपुट डिवाइस। समझ गए? अब है स्कैनर। स्कैनर क्या लगता है आपको? आउटपुट है? नहीं, स्कैनर स्कैन करता है फिर वो अपना रिजल्ट देता है, तो ये आपका आउटपुट नहीं है, ये इनपुट है। बात करें ट्रैक बॉल, ये भी आपका इनपुट है। लाइट पेन ये भी आपका इनपुट है। एक ही ऑप्शन बचता है प्लॉटर। प्लॉटर जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। क्या है ये? आउटपुट डिवाइस है। तो याद रखेंगे यहाँ पर आप, स्कैनर तो जानते ही होंगे, ट्रैक बॉल को याद रखें, लाइट पेन को याद रखें, ये दोनों क्या है? इनपुट डिवाइस है। कौन कौन सा? ट्रैक बॉल और लाइट पेन। वहीं पर प्लॉटर जो है, क्या वो इनपुट डिवाइस है? नहीं, आप इसको कहते हैं यह है आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा इनपुट में और भी एक नाम याद रखिएगा, जॉयस्टिक, इसको बोलते हैं जॉयस्टिक। ये भी जो है आपका इनपुट डिवाइस ही है। क्या है ये? इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में आप देख रहे हैं मैग्नेटिक स्कैनर देख लीजिए, ट्रैक बॉल देख लीजिए, लाइट पेन देख लीजिए, जॉयस्टिक देख लीजिए। वहीं पर प्लॉटर की बात करें तो ये आपका आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर यहाँ डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? साथियों आप जानते होंगे जैसे शेयर इट, मोबाइल में होता है शेयर इट, जो कि शेयर करने के काम में आता है कोई भी चीज़। उसके बाद आप ये भी चीज़ देंगे, जेंडर जिसको बोलते हैं, एक्सटेंडेड इसको बोलते हैं, ये भी आपका शेयर मतलब शेयर करने का एक माध्यम है। उसी तरह से आप एक और ऐप देखिएगा, फास्ट फाइल ट्रांसफ़र। क्या है? फास्ट फाइल ट्रांसफ़र। ये भी आपका वही शेयर करने का ही माध्यम है।
लेकिन यहाँ पर जो आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, पुश बुलेट, सुपर बीम, सरफ्लाई, एयर ड्राइड, इसका तो आप लगभग नाम भी नहीं सुने होंगे। तो ये पुश बुलेट ये भी आपका शेयरिंग ऐप है, सुपर बीम ये भी आपका शेयरिंग ऐप है, एयर ड्राइड ये भी आपका शेयरिंग ऐप है। बच जाता है सरफ्लाई, ये आपका शेयरिंग ऐप नहीं है। कौन कौन सा? पुश बुलेट, सुपर बीम, एयर ड्राइड, फिर से सुपर बीम, पुश बुलेट, एयर ड्राइड, ये सब क्या है? ये फाइल शेयरिंग ऐप है, लेकिन सरफ्लाई फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। अब है PSD, ये किसका एक्सटेंशन है? तो याद रखेंगे ये जो आपको PSD दिख रहा है यह है एडोब फोटोशॉप का। किसका है? एडोब फोटोशॉप का है। वहीं पर इसके अलावे आप देखिएगा WPD, ये है वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट। क्या है? वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट। इसी तरह से आप देखेंगे APK लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है? एंड्रॉयड पैकेज फाइल। क्या होता है? एंड्रॉयड पैकेज फाइल। अब देखेंगे जैसे JAR, जार, जावा आर्काइव फाइल। क्या होता है? जावा आर्काइव फाइल। इसी तरह से आप देखेंगे WSF, विंडोज स्क्रिप्ट फाइल। क्या होता है? विंडोज स्क्रिप्ट फाइल। फिर है XLSX, क्या कहेंगे इसको? ओपन XML स्प्रेडशीट फाइल। इसको क्या कहते हैं? ओपन XML स्प्रेडशीट फाइल। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। PSD एडोब फोटोशॉप, WPD वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट, APK एंड्रॉयड पैकेज फाइल, जार जावा आर्काइव फाइल, WSF विंडोज स्क्रिप्ट फाइल, XLSX क्या कहेंगे इसको? ओपन XML स्प्रेडशीट फाइल। ठीक है, तो यहाँ पूछा था PSD क्या होता है? एडोब फोटोशॉप। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा 7 का A। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु कार्य भिन्न भिन्न होता है। जैसे आप देख लीजिए आपने देखा होगा जैसे कि मनुष्य का हाथ देख लीजिए और कुत्ते का पैर देख लीजिए। क्या आप कहते हैं दोनों का संरचना समान है? बिल्कुल, लेकिन दोनों का कार्य क्या भिन्न नहीं है? क्या दोनों का कार्य भिन्न है? तो आप इसको क्या कहेंगे? समजात अंग कहेंगे। क्या कहेंगे? समजात अंग। मतलब कि संरचना उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य भिन्न है। संरचना उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य भिन्न है, आप क्या कहते हैं उसको? समजात अंग। यहीं पर आप देखेंगे एक सदृश अंग होता है, मतलब कि यहाँ क्या था? संरचना समान कार्य भिन्न, तो ये क्या हो गया? समजात अंग। वहीं पर संरचना असमान, संरचना भिन्न भिन्न कार्य समान, तो इसको कह देते हैं हम लोग सदृश अंग। क्या कह देते हैं? सदृश अंग। वहीं पर एक होता है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग का मतलब जो पहले था, जैसे मनुष्य में पूंछ था अब नहीं है, वो उसका यूज अब होता ही नहीं, इसलिए वो अवशेषी अंग। जैसे अपेंडिक्स, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हमारे शरीर में लेकिन होता है वो। ये हो गया आपका अवशेषी अंग। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? आपको पता है 23 जोड़ा, जिसमें कि 22 जो है वो ख़त्म हो जाएगा, बचा एक में आपका रहता है 2। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2, 9 का C ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता? वंशानुगति सिद्धांत तो जानते ही होंगे, ग्रेगर मेंडल को भी आप जानते होंगे। पहला ऑप्शन है पृथक्करण का सिद्धांत, दूसरा है प्रभुत्व का सिद्धांत, बायोपिक्स का सिद्धांत, फिर है स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पर सब का सब ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत आता है। चाहे पृथक्करण की बात करें, चाहे प्रभुत्व की बात करें, चाहे स्वतंत्र वर्गीकरण की बात करें,
एक बायोपिक्स का सिद्धांत है, ये ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। कहेंगे ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा अधिनियम। आखिर वो अधिनियम कब बना था? कैसा अधिनियम? नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। पूछ रहा है कि वो आखिर कौन सा परमाणु ऊर्जा अधिनियम था जिसके तहत नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंध, मतलब कि निजी व्यक्ति उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, निजी व्यक्ति के हाथ में वो नहीं दिया जा सकता। वो अधिनियम पारित हुआ था कब? 1962 में। साथियों आपको पता होगा परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी हमारे भारत में? 1948 में। और इसी के 6 साल बाद यानी कि आप कहेंगे 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई। ठीक है। और इसके 2 साल के भारत में पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना हुई। लेकिन देखा गया कि कहीं इस परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल प्राइवेट लोग भी ना कर लें, इसके लिए 1962 में एक अधिनियम आया जिसके तहत कि नाभिकीय शक्ति उत्पादन पर किसी भी तरह का निजी नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। और इसी 1962 के अधिनियम में 2015 में एक बार फिर से संशोधन किया गया है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पर पूछ रहा था नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित कौन करता है? तो याद रखेंगे 1962 का अधिनियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख रहे हैं टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है। देखिए टुंड्रा वनस्पति जो है ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। जैसे आप कहेंगे कि हमारे जो ये जो क्षेत्र है दक्षिणी ध्रुव इधर पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं, जहाँ भी ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ पाए जाते हैं। अब भारत की बात करें, मध्य मैदानी क्षेत्र नहीं होगा, पूर्वी घाट नहीं होगा, पश्चिमी घाट नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपका हिमालय क्षेत्र जहाँ पर ठंडा पाया जाता है। देखिए साथियों पर्वतीय वन भी कई पर्वतीय वन पर जो जंगल पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, वो भी ऊंचाई के अनुसार जो है उसमें अंतर पाया जाता है। आप देखेंगे सबसे नीचे जो वन पाया जाता है वो होता है सदाबहार वन। नीचे जो पाया जाता है कौन सा वन हो गया? वो सदाबहार वन। बीच में जो आपको वन मिलेगा वो होता है शीतोष्ण वन। क्या? शीतोष्ण वन मिलता है। और सबसे ऊंचाई पर जो पाया जाता है, ज़्यादा ऊंचाई पर भी नहीं पाया जाता है वन, ऐसा भी नहीं समझिए कि पूरे ऊंचाई पर वन ही पाया जाता है, बेसी ऊंचाई पर नहीं पाया जाता। लेकिन सबसे ऊंचाई पर जो पाए जाने वाले वन है जिसको कहते हैं कोणधारी, शंकुधारी वन देखे होंगे आप लोग मूवी में, जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको कोणधारी, शंकुधारी इस तरह से आपको वन दिखता है। तो उसी वन के बारे में बात हो रही है। तो सबसे नीचे कौन सा? तो सदाबहार वन। फिर बीच में कौन सा? शीतोष्ण वन। सबसे ऊपर में आपका होता है किस तरह का वन? तो कोणधारी वन होता है। यहाँ पूछा था टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो ठंडे क्षेत्र में, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट देख लीजिए, आपको पता होगा यूएनडीपी के बारे में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना जो हुई थी 1965 में हुई थी। ठीक है। लेकिन इसमें सुधार करने की बात आई कब? देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकीय सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया था? देखिए इसमें अमर्त्य सेन आपको पता होगा, ये भारत के अर्थशास्त्री थे जिनको कि 1998 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। फिर 1999 में इन्हीं व्यक्ति को जो है मिला है भारत रत्न। पॉल सैमुएल्सन जो है वो अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। पॉल सैमुएल्सन कौन है? अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। वहीं पर महबूब उल हक की बात करेंगे तो ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। और ये जो ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी ही होगा। इन्होंने ही कहा था कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो जारी किया जाता है, मानव विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है 1990 में, ये इन्हीं के प्रयास से, महबूब उल हक के ही प्रयास से इसको जारी किया जाता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 14 का आप कहेंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट NRDWP, आप इसका फुल फॉर्म क्या कहते हैं? नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। फिर से नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, NRDWP, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग
वाटर प्रोग्राम। ये जो NRDWP आप देख रहे हैं, इसको शुरुआत किया गया था 2009 में। आपको पता होगा जब जल में फ्लोराइड मिल जाता है या फिर इसी तरह से आर्सेनिक मिल जाता है तो आप वो पानी जो है पीने लायक नहीं रह जाता है। इसके लिए हमारे भारत में कई तरह की योजनाएं चलती रहती है। यहाँ पर है NRDWP, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। इसके अलावे जो है एक चला था ARWSP, इस तरह का भी एक कार्यक्रम चल चुका है। ARWSP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम। ये है आपको ARWSP। इसके अलावा जो अभी तुरंत आपको बताएं, आर्सेनिक फ्लोराइड, जो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के पानी में आपको आर्सेनिक मिलेंगे, फ्लोराइड मिलते हैं, जिससे बच्चे विकलांग हो जाते हैं। तो इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, कौन सा? NWQSM। फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल वाटर क्वालिटी सब मिशन, नेशनल वाटर क्वालिटी सब मिशन, नेशनल वाटर क्वालिटी सब मिशन। इसका काम क्या है? जिन भी क्षेत्रों में पानी में आर्सेनिक है या फिर फ्लोराइड है, वहाँ पर स्वच्छ जल उपलब्ध कराना। NWQSM इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य से पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। जैसे अभी आप देखते हैं, जैसे नहर होता है, पानी को सिंचाई के लिए उसको हम नदी से ही काट लेते हैं और वो पानी जो है खेतों में चला जाता है। और पुराने समय में इसी को क्या कहा जाता था? कनात। क्या कहते थे? कनात। देखिए साथियों, इसमें आप खुद से भी इसको आंसर कर पाते। नदियाँ, नहियाँ होगा। सहायक नदियाँ, ये भी नहीं होना चाहिए। सुरंगें, ये भी नहीं होना चाहिए। एक आपको बचता है कनात। साथियों, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सवाल को करने के लिए आपको आएगा तभी करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप उसको अंदाजे से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? देखिए, अगर वाराणसी में देखें तो एक एयरपोर्ट है, उसका नाम है वाबतपुर। क्या नाम है? वाबतपुर एयरपोर्ट। इसी वाबतपुर एयरपोर्ट का नाम बदल करके कर दिया गया शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। ठीक है, वाराणसी में एक जगह है बाबतपुर और वहाँ पर एयरपोर्ट था, तो इसी बाबतपुर एयरपोर्ट का नाम बदल करके कर दिया गया लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। और ये जो शुरू किया गया, ये कब किया गया था? 2005 में। कब? 2005 में। बाबतपुर एयरपोर्ट से इसका नाम क्या कर दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। कब? 2005 में। लेकिन इसी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट में ही लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा भी स्थापित की गई और उस प्रतिमा का अनावरण करने वाले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पूछ रहा था किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है, तो वहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि वाराणसी। नेक्स्ट, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत। आपको जैसे आप लोग कभी कभी देखते होंगे वीडियो, तो जैसे बहुत बड़ा सा पोत बना जिस पर कि बहुत सारा जो है विमान लगा हुआ रहता है, बहुत सारा विमान लगा हुआ रहता है और फिर रनवे भी बना हुआ रहता है थोड़ा दूर के लिए। तो ये विमान वाहक पोती जो कि विमान को अपने पर ले करके कई मतलब पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा सकता है, इतना बड़ा होता है वो। और युद्ध के मामले में वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको पता होगा कि कोई भी प्लेन जो है वो ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकता, उसमें फ्यूल उतना नहीं होता। लेकिन यदि विमान वाहक पोत लेकर के चले जाएं किसी देश के नज़दीक में और फिर वहाँ से उड़ान भरवाएं जेट विमान का, तो बहुत खतरनाक तबाही मचा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है विमान वाहक पोत किसी भी देश के लिए युद्ध के मामले में।
मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो हुई थी, ये जो घोषणा जो तैयार किया गया था, ये किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। कब किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। लेकिन इसका जो मसौदा तैयार करने वाला था, मतलब ये चीज़ जो तैयार करने वाला था, प्रारूप जो तैयार, ड्राफ्ट जो तैयार करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था रूजवेल्ट, एलेनोर रूजवेल्ट। क्या नाम था? एलेनोर रूजवेल्ट। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? एलेनोर रूजवेल्ट। आप कहेंगे 19 का सी ऑप्शन। लेकिन मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर 1948 में मनाना शुरू नहीं हुआ। 2 साल के बाद 1950 में कहा गया कि इसी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हुआ। तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा था कि इसकी अध्यक्ष कौन? तो कहेंगे एलेनोर रूजवेल्ट। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कहेंगे 1948, 10 दिसंबर 1948। और इसी का जो है आगे चल करके मानवाधिकार दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। कब? 1950 में। 10 दिसंबर 1950 से शुरू हुआ, और 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयत बाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बंगाल है, पंजाब है, बॉम्बे डेक्कन है और केरल है। तो वो हो जाएगा 20 का सी। बॉम्बे डेक्कन में 1825 ईस्वी में, बॉम्बे डेक्कन में 1825 ईस्वी में रैयत बाड़ी बंदोबस्ती व्यवस्था को लागू किया गया था। बॉम्बे डेक्कन। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, इंद्रधनुष 2.0 ये किससे संबंधित है? इंद्रधनुष 2.0 ये किससे संबंधित है? तो साथियों, ये इंद्रधनुष 2.0 जो है, क्या लगता है आपको? सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का पुनर्पूंजीकरण, ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास, निजी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण, निर्यात आयात बैंकों का पुनर्पूंजीकरण? नहीं, ये था सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए। किसके लिए था? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए था, और उसका पुनर्पूंजीकरण क्या? इंद्रधनुष 2.0। क्या? इंद्रधनुष 2.0 किसके लिए था? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण। यानी कि यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उसी को आप बोलते हैं OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना जो हुई थी ओपेक की, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, और ऑस्ट्रिया की राजधानी जो थी वियना, वहाँ पर इसका हेड क्वार्टर बनाया गया। इसका हेड क्वार्टर कहाँ बनाया गया? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका बनाया गया। उस समय 2020 में टोटल 14 सदस्य देश थे, लेकिन इक्वाडोर उससे निकल गया। वर्तमान में यदि हम लोग ओपेक के सदस्य देशों की बात करें, वह 13। इक्वाडोर जो है आपको दक्षिण अमेरिका में मिलता है। दक्षिण अमेरिका में ये एक देश है इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। ठीक। नेक्स्ट, डैश में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर के संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। तो वो है साथियों 1944। कब है? 1944 की ये घटना है, जिसमें कि भारत के जो जितने भी बहुत बड़े उद्योगपति सब थे, वे लोग मिल करके इनकी स्थापना किया था। इसके बाद, इसके अलावा आप जैसा कि आप जानते होंगे, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया की पुस्तक भी लिखा गया था। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये जो पुस्तक लिखा गया था वो विश्वेश्वरैया ने लिखा था। वर्तमान आप विश्वेश्वरैया भवन भी आप देखते होंगे, पटना में है। पटना राजधानी में, बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। इसके अलावा विश्वेश्वरैया जो है, इससे संबंधित आपको कर्नाटक में भी कुछ लौह उत्पादन क्षेत्र आपको मिलते हैं।
और इसी में ही 1938 में, इसी के साथ ही 1938 में ही राष्ट्रीय नियोजन समिति की भी स्थापना हुई थी, जो कि इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। आपके एग्जाम में पूछता है, बताइए 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति की जो स्थापना की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो कहेंगे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष। फिर नेक्स्ट जो गोल गुंबज, यहाँ पर सवाल है गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो बच्चा वाला सवाल है। गोल गुंबज जो है वो आपको कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबज जो है वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर वो गोल गुंबज है क्या? तो गोल गुंबज है मकबरा। मकबरा का मतलब उसके नीचे में किसी को दफनाया गया होगा, तो वहाँ पर दफनाया गया है आदिल शाह। बीजापुर का शासक था आदिल शाह। बीजापुर का शासक कौन था? आदिल शाह। बीजापुर का शासक आदिल शाह, उसी का मकबरा कहाँ है? गोल गुंबज में है। और गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको पढ़ के बना सकते थे। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डैश की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी। वो थे होमी जहांगीर भाभा। 27 का ए। ये तो जनरल क्वेश्चन था, आपको करना ही चाहिए। नेक्स्ट जो आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938-1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया? साथियों यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस होगा। ये किया गया था हरिपुरा में। हरिपुरा आपको पड़ता है कहाँ? गुजरात में। वहीं पर 1939 नहीं, ये पड़ता गुजरात में, सही। और 1939 में त्रिपुरी में हुआ था, ये आपको पड़ता है मध्य प्रदेश में। इसका चुनाव जो है अध्यक्षता उन्होंने किया था। लेकिन यहाँ पर जीते तो थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि वहाँ पर पट्टाभी सिद्धारमैया बने। इस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जो जीता था उसको त्याग कर दिया गया, और बाद में जाकर के 1939 का जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर दोनों मिला करके पूछा है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर रेलवे ने तो ऑप्शन डी को ही यहाँ पर सही माना है। साथियों ये 1938 वही है जिसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर मूर्ति देखते हैं ना, वही है बाहुबली की मूर्ति, ठीक है ना। श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में स्थित है, वहीं पर एक मूर्ति है जिसका नाम है गोमतेश्वर मूर्ति, और वो गोमतेश्वर मूर्ति कोई और नहीं, उसी वही है बाहुबली की मूर्ति। और वो जो है किसकी सामग्री से बना हुआ है? पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट, दूसरा संगमरमर, तीसरा लाल पत्थर, चौथा लौह अयस्क। तो याद रखेंगे वो है ग्रेनाइट। श्रवण बेलगोला में स्थित जो गोमतेश्वर मूर्ति है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं व्यापार और आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति, इसकी स्थापना हुई है 2005 में। कब हुई है? 2005 में। कब? 3 मई 2005 में व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति की स्थापना हुई, और इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे? हमारे भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि आप कहेंगे 32 का डी ऑप्शन कहेंगे। सवाल आता है कि व्यापार और आर्थिक संबंध समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 2005 में हुई थी, और इसके प्रमुख कौन? तो भारत के प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखते हैं यूएन द्वारा, यूएन जो है कई दशकों को उस दशक में क्या क्या परिवर्तन हुआ उसके अनुसार जो है उसको नया नया दशक घोषित कर देता है। यहाँ बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय पेयजल और स्वच्छता दशक की। तो वो माना गया है यूएन के द्वारा कौन सा? 1981 से 90 को। 1981 से 90 को क्या कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक। क्या कहा गया है? 1981 से 90 के बीच को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं डैश ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में धावक जैसे आ जाता है, IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला पहला भारतीय होने का गर्व हासिल किया। हिमा दास, अंजू बॉबी जॉर्ज, PV सिंधु, PT उषा। तो याद रखेंगे
अंजू बॉबी जॉर्ज, ये पहले व्यक्ति हैं 2003 में, वो भी एथलेटिक्स में विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय होने का गौरव हासिल प्राप्त हुआ है। एथलेटिक्स में विश्व चैंपियनशिप में एथलेटिक्स में 2003 में पहला पदक जीतने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन कहेंगे बी। नेक्स्ट है, इस सवाल को आपको करना चाहिए। 1985 का असम समझौता जो हुआ था 1985 में हुआ था, नई दिल्ली में किनके बीच में हुआ था? ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन नेताओं के बीच में। मतलब अब समझ लीजिए, उसमें प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी 1984 में मर चुकी थी। इसके बाद कौन आए थे? राजीव गांधी। यहाँ पर 35 में जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसमें कुल मिलाकर के जो एक तरह से कहा गया कि बांग्लादेश में क्या जो शरणार्थी है, चकमा, क्या नाम था उसका? चकमा। वो लोग जो है भारत में आकर के कई मात्रा में अभी भी रह रहे हैं। वे सभी हमारे भारत में आकर के, ये चकमा शरणार्थी जो है वो भारत में खूब बढ़िया से रह रहे हैं। और इसी चीज़ को बाहर निकालने के लिए, इन्हीं को बाहर निकालने के लिए 1985 में उस समय जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। लेकिन परिणाम क्या हुआ वो सबको मालूम ही है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन किया? इसको आप ऑप्शन से बनाइए। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। आपको पता होगा असहयोग आंदोलन में विरोध किया गया अंग्रेज़ों के सामानों का, हर चीज़ का। लेकिन उससे पहले भी एक स्वदेशी आंदोलन हो चुका था। जब 1905 में बंगाल विभाजन की बात आई तो फिर उसी 1905 में चला स्वदेशी आंदोलन, और इसमें ही कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। देसी वस्त्रों, देसी चीज़ों पर विशेष बल दिए जाने की बात कही गई। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको